तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पार्ट वन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो हमने इसमें पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गैमिटोजेनेसिस, then next we have menstrual cycle, and then we have fertilization and implantation। तो चलो गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट्स का बनना, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमिट्स का बनना। तो वेयर इज गैमेटोजेनेसिस? ये हम पढ़ चुके थे, यहाँ से पढ़ना है हमें। एक सेकंड, शो क्यों नहीं हो रहा है ये? वन वेट अ मिनट जस्ट। यस। तो अब हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीट्स का बनना। Primary sex organ, the testes in males and ovaries in the females produce gametes। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और जो फीमेल के अंदर ओवरी होती है, वो क्या करती है? गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और वो गैमीट्स क्या होते हैं? मेल के अंदर तो स्पर्म और ओवरी के अंदर ओवम। कौन से प्रोसेस से गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं हम? ये बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। In testes, the immature male germ cells spermatogonia produce sperm by spermatogenesis। टेस्टिस में वो जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होती है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, मैंने आपको उसके कुछ कुछ फीचर्स भी बताए थे लास्ट क्लास में। आपको रिटेन करने हैं और मेरे को बताने हैं। उससे जो स्पर्मेटोगोनिया से फिर जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा था, उसी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्म का प्रोडक्शन आपकी प्यूबर्टी एज पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। The spermatogonium present on the inside wall of the seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in number। जो स्पर्मेटोगोनिया जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड होता है। माइटोटिक डिवीजन को और कौन सा डिवीजन बोलते हैं आपको बताना है। एदर इट इज रिडक्शनल डिवीजन और इट इज इक्वेशनल डिवीजन। सोचो, मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूँ। आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि क्लास 11th में चैप्टर है, पढ़ा होगा वहां पर। तो मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं और माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। ये कहना चाह रहा है कि जो हर स्पर्मेटोगोनियम है, वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n नंबर में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? 2n नंबर में प्रेजेंट होता है। हर स्पर्मेटोगोनियम इज प्रेजेंट इन 2n नंबर एंड कंटेन्स, जो कि किसके इक्वल होता है? जो कि इक्वल होता है 46 क्रोमोसोम के बराबर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। नेक्स्ट वी हैव some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं जिनको, वो मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू जाते हैं। Primary spermatocyte complete the first meiotic division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, वो मियोटिक रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू जाती है और लीडिंग टू कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाती है, जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है। इसका ना अभी आपको नेक्स्ट पेज पर ही आपको डायग्राम मिलेगा बहुत अच्छा। और अगर आपको वो डायग्राम समझ में ना आए ना, तो मेरे को गैमिट्स वाला डायग्राम पता है, मेरे पास उसके नोट्स भी पड़े हैं। मतलब कुछ आप ऐसे 46 या यानी कि 23 गैमिट्स, फिर वो डिवाइड हो जाएंगे। मैं आपको वो डायग्राम दिखा दूंगा और समझा दूंगा एक बार। वो बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है, कि सेकेंडरी। हाँ, अब देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है,
तो वो 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। पहले किस में प्रेजेंट था स्पर्मेटोगोनिया? 46 यानी कि 2n में। अब जो प्रोड्यूस हो रहा है वो n नंबर में यानी कि 23 है, ठीक है। द सेकंड जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है ना, उससे 4 स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है। कितनी? 4। द सेकंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स? अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे। देखो, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये डायग्राम आपको लर्न होना चाहिए। देखो, ये स्पर्मेटो जो आ रहे हैं, ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेर्टोली सेल्स है जो हेल्प कर रही है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनियम को। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे फिर स्पर्मेटिड बन रहा है, फिर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, ठीक है। Spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermagenesis. जो स्पर्मेटिड होता है वो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होता है। एक किसके द्वारा? स्पर्मेजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm had become embedded in the Sertoli cell and finally released from the seminiferous tubule by the process of spermiation. क्या होता है? जो हेड होता है आपकी स्पर्म का, वो सेरोटोली सेल के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। मतलब ये सेरोटोली सेल है, इसके अंदर हेड एम्बेडेड हो गया, किसका? स्पर्म का, ठीक है। और वो फाइनली रिलीज होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन प्रोसेस के द्वारा वो रिलीज हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मैंने आपको बताया था प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाती है। क्यों क्यों स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि हमारे बॉडी में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। सो इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी प्यूबर्टी एज पे स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सिक्रीशन बढ़ जाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। देन इफ यू रिकॉल इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अच्छा, ये बताना चाह रहा है कि जो गोनेडोट्रोपिन आपका जो हार्मोन है ना, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, ठीक है। और ये सिक्रीट करता है दो हार्मोन्स को। दो हार्मोन्स कौन से होते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुआ और वहां से ही हमारा इंक्रीज हुआ सिक्रीशन किसका? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और टू हार्मोन्स के सिक्रीशन में हेल्प करता है। जो टू हार्मोन ये रिलीज करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करता है, वो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, आप इसके नोट बना सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ। जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो एक्ट करता है लीडिंग सेल्स पे, ठीक है। और किसकी सिक्रीशन या सिंथेसिस में हेल्प करता है? एंड्रोजन, जो कि मेल हार्मोन है, ठीक है। एफएसएच सिर्टोली सेल पे हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। तो यही जो मैंने अब आपको बताया इस पूरे पैराग्राफ में मिलेगा। देखो, ये क्या करता है? गोनेडोट्रोपिन एक्ट एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन को, वो भी दो गोनेडोट्रोपिन्स को। उन दो गोनेडोट्रोपिन्स का नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मैंने आपको बताया लीडिंग सेल्स को और क्या बोलते हैं आप मुझे बताएंगे? लीडिंग सेल पे एक्ट करता है। और लीडिंग सेल्स मैंने आपको बताया था कि मेल हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, जो कि होता है एंड्रोजन, ठीक है। और एंड्रोजन से ही प्रोसेस होता है किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेटोली सेल्स पे एक्ट करता है और हेल्प करता है सिक्रीशन में सम फैक्टर्स के, ठीक है। ये देखो, जो मेल स्पर्म होता है ना, उसका ये डायग्राम बताया गया है। इसका हेड है पूरा, ये हेड रीजन है। देखो, हेड के जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर एक्रोसोम फ्लूइड होता है, ठीक है। हेड कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। और जो एक्रोसोम होता है ना, एक्रोसोम के अंदर होते हैं एंजाइम्स। यही एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं?
फर्टिलाइजेशन करवाने में ओवम के साथ। ठीक है, इसके अंदर एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, स्पर्म के पास अपना नेक होता है, मिडल पीस होता है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हेल्प करेगा इसको स्विम कराने में। ओवम जब ओवम के पास पहुंचेगा ना, ये तो किसके थ्रू हेल्प पहुंचेगा, तो जो ये टेल वाला पोर्शन है ना, ये तो कट के अलग हो जाता है, और जो सिर्फ हेड पोर्शन है ना, वो आगे एम्बेडेड हो जाता है ओवम के अंदर। टेल पोर्शन का या फिर नीचे वाले पोर्शन का सिर्फ एक काम है, इसको मूवमेंट कराना, जैसे सांप करता है, और वो भी मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो उसकी मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। चलो हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं। तो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके पास हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होती है, टेल होती है। ठीक है, हो गया। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी होल बॉडी पे। स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड के पास एक इलोंगेटेड, ये रही ना इलोंगेटेड, देखो मैं दोबारा इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ दूसरे कलर से। इसके पास एक ये इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, दूसरे कलर से मान, ये इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके पास। और द एंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो नीचे का पोर्शन है वो किससे कवर्ड है, कैप लाइक स्ट्रक्चर से। उस कैप लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला, एक्रोसोम। एक्रोसोम मैंने बताया किससे फिल्ड होता है, एंजाइम से, जो किसमें हेल्प कराता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। मिडल पीस के पास न्यूमरस बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। टेल की फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल, जो किसके लिए इसेंशियल है, फर्टिलाइजेशन के। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म, जब हम एक बार इजैकुलेट करते हैं ना स्पर्म अपनी बॉडी से, तो हम करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज कर चुके होते हैं। या फिर ड्यूरिंग अ क्वाइटस, जब हम इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान एक बार में हम 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज कर देते हैं। At least 60% sperm have normal shape and size, but 40% of them show vigorous motility. जो 60% ऑफ द हमारे स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, जो 40% होते हैं वो विगरस, मतलब उतनी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है उनके अंदर, वो वाली बात नहीं होती। स्पर्म कहाँ से रिलीज होते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के द्वारा, सिक्रीशन होते हैं एपिपिडाइमस, वासा डिफरेंस या सेमिनल वेसिकल एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड सिक्रीशन होना है एपिपिडाइमस का, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट का, किसके लिए एसेंशियल होता है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द, देखो सेमिनल प्लाज्मा, ये लाइन अच्छी है, इसको आपको लिख लेना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर में आती है। देखो सेमिनल प्लाज्मा अलोंग, seminal plasma along with sperm constitute the semen। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलके क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, सेमन बनाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, दैट्स इट। द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, ये सबको पता है, जो कि हेंड्रोजन होता है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स को। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट के प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। ठीक है, विच इज रिमार्केबली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बनने से कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, मेल स्पर्म बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल का एग बनना या oocyte बनना oogenesis। oogenesis कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज में, व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमीट्स मदर सेल्स oogyne आर फॉर्म्ड विद इन ईच ओवेरी, नो मोर oogyne आर फॉर्म्ड एंड आर डेड आफ्टर बर्थ। ये देखो दोबारा पढ़ो इस लाइन को, देखो oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट हो जाना किसी चीज का,
oogenesis प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज में, जब कपल ऑफ गैमीट्स यानी कि स्पर्म सेल्स, कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड विद इन, जब कपल ऑफ गैमीट्स यानी कि मेल स्पर्म सेल नहीं, फीमेल स्पर्म सेल, फीमेल मदर सेल्स के जो गैमीट्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं ईच ओवरी से। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। उगोनिया बर्थ के बाद ऐड नहीं किए जाते, ठीक है। These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested at this stage called primary oocyte। ये सेल क्या करती है? प्रोफेज वन, मियोटिक डिवीजन में जो प्रोफेज वन होता है, मियोटिक डिवीजन का जो प्रोफेज होता है, ठीक है। प्रोफेज में कौन कौन सी स्टेज होती है मियोटिक वन के प्रोफेज में, आप मुझे बताना। और ये वहां पर अरेस्टेड हो जाते हैं, जिनको कि प्राइमरी oocytes बोलते हैं। जो ईच प्राइमरी oocyte इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ये सराउंड होते हैं ग्रेन्युलोसा सेल से, जिसको प्राइमरी फोलिकल बोला जाता है। A large number of these follicle degenerate during the phase from birth to puberty। बहुत सारे नंबर में जो ये फॉलिकल्स होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, कब? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। देयरफॉर एट प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 यानी कि 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर ईच लेफ्ट इन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओनली 60,000 to 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं ईच ओवरी में। प्राइमरी फोलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स, जिसको सेकेंडरी फोलिकल बोलते हैं। सेकेंडरी फोलिकल फिर टर्चरी फोलिकल में बन जाती है, जो कि करेक्टराइज्ड की जाती है एक फ्लूइड लाइक कैविटी से, जिसको एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका एंड आउटर थीका। ये अभी आपका डायग्राम आएगा, मैं समझा दूंगा। It is important to draw your attention that it is at that stage the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first equal division, resulting in the formation of large haploid secondary oocyte at unipolar body। The secondary oocyte remain। अच्छा देखो, ये ब्लड वेसल्स है, ये प्राइमरी फोलिकल बन गई, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है। ये ओवम रिलीज हो गया बन के, यहाँ पे ये ग्राफियन फोलिकल है, टर्चरी फोलिकल है। इसको मैं अभी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा इस पैराग्राफ में, आप अच्छे से समझना, ठीक है। तो अब कहाँ आते हैं हम? देखो, एक सेकेंड, क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte हमारा बन रहा है उसको इन्होंने बोला है कि उसको फर्स्ट पोलर बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। The secondary oocyte retains bulk of nutrient-rich plasm cytoplasm of the primary oocyte। Can you think of any advantage to the first polar body born out of the meiotic division further divide और degenerate? ये आपको बताना है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन से, वो डिजनरेट हो जाती है या फिर आगे बढ़ जाती है, ठीक है। At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle changes into mature Graafian। देखो, प्राइमरी फोलिकल से बनती है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से बनती है टर्चरी फोलिकल। और टर्चरी फोलिकल के पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एंट्रम होता है, ठीक है। अब जो टर्चरी फोलिकल है वो अगेन मैच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्राफियन फोलिकल में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्राफियन फोलिकल में, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा की लेयर। ये मैं जब 12th में था, याद आ गई जोना पेल्यूसिडा की लेयर, बहुत मेरे नाम याद रहता था ये। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म होती है, वो न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। द ग्राफियन फोलिकल रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवेरी बाय द प्रोसेस। देखो, जो ग्राफियन फोलिकल होता है ना, ये रप्चर हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है, और ये रिलीज करता है प्रोडक्शन, या फिर प्रोडक्शन करता है या रिलीज करता है ओवम। ये इस डायग्राम देखो, प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्चरी बना, टर्चरी से बना ग्राफियन फोलिकल, ठीक है। और ग्राफियन फोलिकल के चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा की लेयर होती है, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब जो यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है ओवम का, ठीक है।
ये आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अच्छा, आप मेरे को उससे पहले ना एक फंक्शन बताना जरूर, अगर आप मेरी वीडियो देखते तो। ये जो कोर्पस ल्यूटियम है, मैं तो आपको इसको फंक्शन बता दूंगा, या फिर मैं आपको चलो 1 मिनट देता हूँ। जो कोर्पस ल्यूटियम है, आप मुझे इसका फंक्शन बताओ। तो यस, इसका मैं बता देता हूँ आपको, लिख लेना आप। जो कोर्पस ल्यूटियम होता है ना, वो जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हेल्प करता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको पूरा डायग्राम समझ आ गया, कोर्पस ल्यूटियम का क्या काम है, ग्राफियन फोलिकल से क्या बन रहा है, टर्जरी फोलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है या क्या शो करता है, एंट्रम प्राइमरी से क्या बनता है, प्राइमरी oocyte को पोलर बॉडी बोलते हैं, पोलर बॉडी का क्या काम होता है, कितनी पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, कितनी पोलर बॉडी बनती है, ये डायग्रामेटिक अभी हम समझते हैं, जो भी आपको ऊपर समझ नहीं आया वो सब समझ आएगा, गारंटी है। देखो, प्यूबर्टी के दौरान ये क्या बताना चाह रहा है कि पहले 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n था, जो कि मैंने आपको बताया था, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, और ये आपका oogenesis का प्रोसेस है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में उनसे बताया था, आपको याद होगा, सबसे पहले मिटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन बनता है, और ये क्रोमोसोम रिमेन्स रह जाते हैं 46 जिसके बाद इसने बताया था कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कराना है मुझे, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है तो क्रोमोसोम नंबर घट के हाफ रह जाएंगे, तो 46 के ये 23 रह जाएंगे। तो अब इन दोनों के नंबर में 23 प्रेजेंट है। तो उसके बाद दोबारा एक सेकंड रिडक्शनल डिवीजन होता है। सेकंड रिडक्शनल डिवीजन जैसे ही होगा, अगेन ये घट के कितने हो जाएंगे, 23 ठीक है, 23 ये रह जाएंगे सेकंड। और किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद, और स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होगा स्पर्मेटोजोआ में, और यही हमारे मेल गैमिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमने पूरा पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis में क्या होता है, सबसे पहले वही मिटोसिस डिफरेंशिएट करता है, 46 से रिमेन 46, प्राइमरी oocyte बनता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद एक तो बनती है पोलर बॉडी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो 23 रह गए घट के, 23 की तो बन गई पोलर बॉडी, और 23 का बन गया सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब क्या होगा, दोबारा सेकेंडरी रिडक्शनल डिवीजन होगा, अब क्या होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, फिर और एक बनेगा ओवम जिसके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ये किस में बनता है, अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में बनता है ओवम, और प्यूबर्टी तक बनती है सिर्फ पोलर बॉडी। ठीक है, ये आपको रिमेंबर करना है, प्यूबर्टी तक बनती है पोलर बॉडी, और ओवम अडल्ट फेज में जाके बनता है। और मेरे को आपको ये बताना है कि इन पोलर बॉडीज का काम क्या होता है। तो आज मैं आपको सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल आज पढ़ाएं या नहीं, वेट भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, बिकॉज आई हैव सम वर्क। और नेक्स्ट पार्ट में गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया हमने, और हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस कंप्लीट चैप्टर को खत्म कर दूं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में भी थोड़ा सा 1.5 आवर का हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वेट अ सेकेंड। मैं आपको दिखाने वाला था कि मेरे पास मेरे खुद के द्वारा बनाए गए 1 पेज हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको देख सकते हो, वेट अ सेकेंड। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि दिस कंप्लीट पेज विल कवर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो आपका चैप्टर है, इस पूरे पेज में सिर्फ एक पेज में मैंने कवर कर रखा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को। ठीक है, और इस पेज में कवर है इकोसिस्टम, इस पेज में पूरे में कवर है हमारा इकोसिस्टम। देखो, एक पेज में पूरा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर मेनली 4 प्रोसेस होते हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, और लास्ट में है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ठीक है,
सिर्फ एक पेज में कवर है। यही नहीं, पूरी क्लास 11th के नोट्स भी हैं मेरे पास, पूरी क्लास 11th का भी एक पेज में कवर्ड है। ये देखो, ये देखो, ये कौन सा चैप्टर है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। दो तीन डायग्राम बनाओ, इधर लिखो, पूरा पेज पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आप जो भी मेरे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ जूम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये नोट्स मैं आपको कंप्लीटली फ्री पढ़ाऊंगा। देर इज कोई इशू नहीं है कोई। ये देखो, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, पूरी इकोलॉजी सिर्फ 4 पेज में। ठीक है, तो मैं आपको जब जरूरत हुआ करेगी तब पढ़ाया करूंगा। अभी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा धीरे धीरे। मैं इनको पहले बनवाऊंगा। देखो, देखो, बायोटेक्नोलॉजी पूरी 2 पेज में खत्म है, सिर्फ 2 पेज में। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स अभी धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा। अभी वर्क जारी है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इन्हीं को पढ़ के ही मैंने नीट में 328 आउट ऑफ 360 गेन किया था। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो? मैं आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कवर कर लेंगे। थैंक यू।